नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मुद्दा आपका। मैं हूं प्रीति सिंह। अब भारत से विदेश भेजे जाने वाले सामानों में स्मार्टफोन सबसे ऊपर आ गया है। वित्त वर्ष 2025 के ताजा आंकड़ों के अनुसार स्मार्टफोन ने पेट्रोल, डीजल जैसे तेल उत्पादों और तराशे हुए हीरो को भी निर्यात के मामले में पीछे छोड़ दिया है। यानी भारत अब पेट्रोकेमिकल्स और हीरे से ज्यादा स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट करता है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने स्मार्टफोन निर्यात के क्षेत्र में यह नया रिकॉर्ड अब कायम कर लिया है। इस साल भारत ने कुल 24.14 अरब डॉलर के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट किए, जो पिछले वित्त वर्ष यानी 2023-24 के 15.57 अरब डॉलर की तुलना में करीब 55% ज्यादा है। ये उपलब्धि सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये दर्शा रहा है कि भारत अब पारंपरिक उत्पादों, जैसे मैंने कहा कि पेट्रोलियम और हीरो को पछाड़ते हुए टेक्नोलॉजी आधारित निर्यात का केंद्र बन रहा है। आंकड़ों से पता चलता है कि बीते वित्त वर्ष में अमेरिका, नीदरलैंड, इटली, जापान और चेक गणराज्य टॉप 5 ऐसे देश रहे जहां स्मार्टफोन निर्यात में सबसे ऊंची वृद्धि दर्ज हुई है। पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन अमेरिका और जापान भेजे गए। अमेरिका को होने वाला निर्यात तो लगभग 5 गुना बढ़ा है। वित्त वर्ष 2023 में यह 2.16 अरब डॉलर था, जो वित्त वर्ष 2025 में बढ़कर 10.6 अरब डॉलर हो गया। इसी तरह जापान को भी निर्यात 4 गुना बढ़ा, 12 करोड़ डॉलर से 52 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। आज मुद्दा आपका में जानेंगे स्मार्टफोन की दुनिया में भारतीय प्रोडक्ट की मांग तेजी से क्यों बढ़ रही है, इसके पीछे ये क्या कारण है, क्या भारत ने अपना पूरा पोटेंशियल हासिल कर लिया है या बहुत सी संभावनाएं हैं जो अभी बाकी हैं, क्या रहेगी आगे की राह और चुनौतियां, और सभी पहलुओं पर करेंगे चर्चा। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं 2 खास मेहमान। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है एनके गोयल जी, जो कि चेयरमैन है टेमा के यानी टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। बहुत बहुत स्वागत है आपका एनके गोयल जी, शुक्रिया सनसेट टीवी के साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं संदीप अग्रवाल जी भी, जो कि चेयरमैन है टेलीकॉम कमेटी के पीएचडी चेंबर। शुरुआत आपसे करूंगी संदीप जी, आपका भी स्वागत है। जैसा मैंने कहा, और अगर पीछे जाकर देखें तो संदीप जी, एक समय ऐसा था जब स्मार्टफोन भारत में बनना एक सपना जैसा था या कहीं नामुमकिन सी बात मानी जाती थी, और आज हम देख रहे हैं भारत पिछले कुछ वर्षों में ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बनने में कामयाब हुआ है। अभी जो आंकड़े आए हैं निर्यात को लेकर और 55% का उछाल, अब हम 24.14 बिलियन डॉलर पर पहुंचा चुके हैं अपने निर्यात को। इस अचीवमेंट को आप, जो हमारे देश की ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, उसे लेकर ये जो आंकड़े हैं वो क्या सिग्निफाई करना है एक तरह से? जो अब हुआ है वो हमेशा अपने आप से तो कुछ भी नहीं होता। तो भारत सरकार की जो पॉलिसी रही पीएलआई स्कीम की और मेक इन इंडिया की, उसकी वजह से ये ग्रोथ आया है। इंडिया में ऑलमोस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग बीच में थोड़ी सी बढ़ी थी जब नोकिया बनाना ने शुरू किया था, उसके बाद ड्रॉप होके ऑलमोस्ट 0 हो गई थी एक्सपोर्ट्स। मगर जब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ध्यान दिया कि हमारे को नहीं, इंडिया को इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में जब तक हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो उसके कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग भी हम नहीं कर पाएंगे। वो चिकन एंड एग सिचुएशन बनी हुई थी कि कंपोनेंट नहीं बनते इंडिया में तो स्मार्टफोन कैसे बनेंगे। गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स दिए, लोगों ने बोला कि साहब 5% से ऊपर वैल्यू एडिशन इंडिया में नहीं होएगी, मगर आज की डेट में 18 से 20% डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन है स्मार्टफोन में। और मुझे लगता है कि अगले 5 साल में विद द पीएलआई, विद द स्क्रीन्स बीइंग मेड इन इंडिया, विद ग्लास बीइंग मेड इन इंडिया, विद चिप्स बीइंग मेड इन इंडिया, बैटरी बीइंग मेड इन इंडिया, ये वैल्यू 40% तक चली जाएगी। और ये होने से मेरे को पूरी उम्मीद है कि जो हमारा हिंदुस्तान में का जो एक्सपोर्ट आज की डेट में 24 बिलियन टच किया है, अगले साल गवर्नमेंट का टारगेट 40 बिलियन डॉलर के करीब है, जो कि दोबारा से 55-60% के करीब इंक्रीज होगा। और वो मुझे होता हुआ दिख रहा है क्योंकि एप्पल इटसेल्फ कह रहा है कि मैं 40 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करना, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहूंगा अगले साल। और गवर्नमेंट ने टोटल 120 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट की बात करी है FY30 तक। और मुझे लगता है कि बिकॉज जो पूरा इकोसिस्टम बन रहा है हमारा, उस वजह से ये
120 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स का टोटल एक्सपोर्ट 300 बिलियन डॉलर का, ये सब पॉसिबल है। और इंडिया हैज टू बिकम नंबर 2 मैन्युफैक्चरिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, बट इन फ्यूचर प्रोबेबली, गॉड फॉरबिड, ऐसा होगा ही होगा, बल्कि मैं कहूंगा नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। क्योंकि जब तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी किसी कंट्री में, वो कंट्री आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल। गोयल सर, जैसे जिक्र किया है संजीव जी ने भी कि पीएलआई स्कीम का एक बहुत बड़ा रोल रहा, और हम जानते हैं इस वजह से मैन्युफैक्चरिंग को तो बढ़ावा मिला ही, एक्सपोर्ट्स तो बढ़े ही है। जिस तरह से इंपोर्ट पर कमी आई है, उसके पीछे भी टैरिफ बढ़ाना भी एक बड़ा कारण रहा था। बहुत सारे बारीक कारण हैं, उन पर जाऊंगे, लेकिन जब हम पीएलआई की बात करते हैं, 1.2 लाख करोड़ इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में अट्रैक्ट किया है इन्वेस्टमेंट पीएलआई स्कीम ने। क्या लग रहा है पीएलआई स्कीम को कैसे फर्दर और ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, ताकि जो और पोटेंशियल हमारे अंदर है उसे हासिल किया जा सके? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2019-20 के आसपास जब हम मेक इन इंडिया पर जोर दे रहे थे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के पास ये मसला आया था, और उस समय पीएलआई नाम की स्कीम बनाई गई। और पीएलआई स्कीम आज करीब करीब इसमें 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है सरकार का, और 14 सेक्टर्स में है। स्टार्ट पहले मोबाइल से हुई थी। पीएलआई स्कीम की सक्सेस की फिगर सारी आपके पास हैं, लेकिन अभी आपने इंपोर्ट की बात की, तो 2014-15 में करीबन 21 करोड़ फ़ोन हम इंपोर्ट करते थे, और अब पिछले साल में सिर्फ 30 लाख हमने इंपोर्ट किए हैं। तो ये सक्सेस का है। जितना भी बन रहा है उसका 50% एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और 99% जो भारत में यूज़ हो रहा है वो सारा भारत में बना, सारा भारत का बन रहा है। और इसकी वजह से एक तो मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक में ग्रोथ हुई है, एक ओवरऑल पूरे संसार में भारत की इमेज बहुत अच्छी आई है। और पीएलआई स्कीम क्योंकि सबसे पहले मोबाइल में आई थी, तो इसमें हमारी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी की पॉलिसी है कि वो रिव्यू करते रहते हैं, स्टेक होल्डर से मीटिंग करते रहते हैं। उस वजह से इसमें छोटी मोटी इम्प्रूवमेंट भी होती रही, और आज की तारीख में इसमें कोई फर्दर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है। अच्छा। जो इंडस्ट्री चाहती है वो कंसिडर होता रहता है। और जैसे संदीप जी ने कहा कि ये उम्मीद की जाती है कि एक्सपोर्ट जो अभी 24 बिलियन है वो अगले साल 40 हो ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पीएलआई स्कीम के साथ साथ और भी कुछ चीज़ें हैं जो कंसिडर होती हैं, जिससे देश में मैन्युफैक्चरिंग होती है, देश का एनवायरनमेंट, देश की इकोनॉमी की ग्रोथ, देश का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कितना स्टेबल है, लॉजिस्टिक सपोर्ट क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है। आज हम इन सब चीज़ों में सबसे आगे बढ़ रहे हैं। और मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि हमारी एसोसिएशन 74 कंट्रीज़ में डील करती है। हर कंट्री में अब ये हो गया है कि इंडिया में तो जाना ज़रूरी है, क्योंकि ये सबसे अच्छी जगह है इन्वेस्टमेंट के लिए। बिल्कुल। और बाकी जो आपने फैक्टर्स की बात की, थोड़ा सा संदीप जी से भी उसमें डिटेल ले लेते हैं। आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने मदद की है। अगर हम बाकी फैक्टर्स की बात करें, संदीप अग्रवाल जी, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये उपलब्धि हासिल हुई है? जैसे मैंने कहा कि चाइनीज़ गुड्स पे जो हाई टैरिफ लगाए गए, उसकी वजह से इम्पोर्ट की जो दर है वो भी बढ़ गई। कौन से ऐसे और कदम हैं जिन्होंने स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही करने को लेकर कहीं ना कहीं मदद की है? सबसे बड़ा फैक्टर तो है इंडिया का अपना खुद का मास। हमारी जो खुद की कंजम्पशन है, मास कंजम्पशन है, वो इतनी ज्यादा है कि कोई भी आदमी जब इंडिया में प्लांट लगाता है किसी प्रोडक्ट का, आज आईफोन ने लगाया, सैमसंग ने लगाया, तो उसको दिखा कि वो हिंदुस्तान में ही कितना ज्यादा मटेरियल बेच लेगा। एक्सपोर्ट अपनी जगह है, 50% तो वो इंडिया में ही बेच रहे हैं अपना बनाया हुआ मटेरियल। तो वो सबसे बड़ा अट्रैक्शन था इंडिया की तरफ। चाइना प्लस वन पॉलिसी एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन रही। देखिए, हमारे को कॉम्पीट कौन करता है स्मार्टफोन के अंदर? वियतनाम और आपका कंबोडिया, इन सब जगहों पे भी यूनिट्स हैं स्मार्टफोन को मैन्युफैक्चरिंग की, मगर अल्टीमेटली उनकी अपनी लोकल कंजम्पशन तो कुछ भी नहीं है। दूसरा, जो गवर्नमेंट का सपोर्ट था पीएलआई का। तीसरा, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं, हर स्टेट गवर्नमेंट ने भी बहुत सपोर्ट किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स के जो पार्क्स बनाए गए,
हर स्टेट ने इंसेंटिवाइज किया लोगों को। मैं कहता हूं कि जितने भी सीनियर गवर्नमेंट के लोग हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, उन सब ने यूपी से लेकर आपके हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु, आपका बेंगलोर, सब जगह, हैदराबाद, हर स्टेट ने एक कंपटीशन किया कि कैसे पीएलआई की इंसेंटिव स्कीम्स को बनाया जाए, लोगों को उसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए दिया जाए, और स्टेट्स ने अपनी तरफ से बेनिफिट दिए। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा कि जो एक होड़ लगी हमारे स्टेट्स के बीच में कि इंडिया में हमारे को मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करना है। पहले तो ये होता था कि कोई जाता था तो स्टेट गवर्नमेंट वाले कहते थे कि साहब हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करो हमारी स्टेट में। ये जो पूरा सिस्टम बदल गया है, और मैं तो यही मानूंगा कि ये हमारी मोदी जी की सरकार का मेन पिलर है कि उन्होंने हमारे को मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी बनाने का सोचा। और फिर मैं बोलूंगा कि इंडिया के लोग में एंटरप्रेन्योरियल स्किल है, हम सब करना चाहते हैं, मगर वही जो चिकन एंड एग सिचुएशन बनी हुई थी कि इंडिया में बनेंगे नहीं तो हमसे पार्ट्स कौन लेगा। जैसे ही यहाँ पे मटेरियल बनना शुरू हुआ, हमारे लोगों ने उसके पैकिंग बॉक्सेस बनाने शुरू किए, उसके चार्जर्स बनाने शुरू किए। धीरे धीरे अब उसकी जो ग्लास है और जैसे चिप्स हैं वो भी इंडिया में बनने शुरू हो रहे हैं। तो ये मैं हमारे जो उद्योग में भाई हैं सब जो इस काम में लगे हुए हैं, हम भी टेलीकॉम के अंदर काफी काम करते हैं, हमारा भी यूएस को काफी एक्सपोर्ट है, मगर जो लोग स्पेसिफिकली स्मार्टफोन के अंदर लगे हुए हैं, ये उनकी मेहनत को दर्शाता है कि उन्होंने गवर्नमेंट ने हाथ आगे बढ़ाया, उन्होंने पकड़ा और पकड़ के वो आसमान को छूने के ऊपर काम किया। तो ये एक मेजर हमारा जो एंटरप्रेन्योरियल स्किल है हमारे लोगों का, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है, हमारे पास लेबर है, हमारे पास टेक्निकल लेबर है अवेलेबल, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में इंडिया के पास जो पहले हम कुछ बनाते थे, हम टेलीकॉम एक्सचेंजेस बनाते थे और हम बहुत सारी चीजें बनाते थे, वो धीरे धीरे उनकी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई। तो वो लोग अभी भी अवेलेबल थे इंडिया में, हाईली टेक्निकल, जिनको एब्जॉर्ब कर लिया गया स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में। तो इससे जो ग्रोथ है हमारी इंडस्ट्री की, वो तो हुई, बट जो हमारा नॉलेज बेस था वो भी एक्सपेंड हुआ, और हमारे जो लोग थे जिनको इसकी एक्सपीरियंस था इलेक्ट्रॉनिक में काम करने का, उनको बेटर जॉब्स अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो इसके अलावा अगर हम कहें, बिल्कुल, आपने बहुत अहम पॉइंट उठाए हैं संदीप जी। बिल्कुल मैं आऊंगी आपके पास। जैसे आपने कहा भी, और सेमीकंडक्टर का भी जिक्र करना ज़रूरी है, जिसमें अब हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, और दुनिया भर में मेड इन इंडिया 3nm चिप का एक तरह से जलवा भी अब देखने को मिलेगा। और ये चिप हम जानते हैं प्रीमियम स्मार्टफोन, टैबलेट्स, लैपटॉप समेत कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इस्तेमाल किए जाएंगे, और कई बड़ी कंपनियां अपने प्रीमियम स्मार्टफोन में 3nm चिप का इस्तेमाल भी करती हैं, और अभी तक देखा था चीन पर निर्भर रहती है। लेकिन किस तरह से इसे लेकर भी भारत अब आत्मनिर्भर बन रहा है, ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक बड़ा कदम होगा। जब हम जॉब्स की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं एनके गोयल जी, तो कहा यह जा रहा है कि फोन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अगले साल 1.5 साल में ही करीब 2.5 लाख जॉब हैं, उनके अवसर पैदा होंगे, और पीएलआई स्कीम की वजह से करीब 5 लाख जॉब इस सेक्टर में पिछले 3 सालों में ही जनरेट हुई हैं। जब हम एम्प्लॉयमेंट और रोजगार को लेकर बात करते हैं, या अपन स्किल्ड मैन पावर को लेकर बात करते हैं, उसे लेकर भारत अभी कितना तैयार है? देखिए, जब इंडस्ट्री आती है तो जॉब्स आते हैं, इसमें ये एक इस्टेब्लिश फैक्टर है, और ये सही है कि पीएलआई स्कीम आने से हमारे यहाँ जॉब्स आए। 14 सेक्टर्स हैं, मोबाइल भी उसमें से एक है। तो अभी आज की तारीख में 5 लाख के आसपास जॉब्स हैं, और जिस हिसाब से ग्रोथ चल रही है, जिस हिसाब से नए सेक्टर्स आ रहे हैं, ड्रोन्स है, फार्मास्यूटिकल है, लैपटॉप्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पे स्कीम आई है,
इसको 10 लाख ले जाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं एक बात ये ऐड करना चाह रहा था कि जैसे संदीप जी ने बोला कि डिफरेंट स्टेट्स में भी बहुत इंटरेस्ट रहता है। पहले ज़माने में स्टेट्स आपस में एक दूसरे से compete करती थी और आज के ज़माने में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती हैं। तो वो ऐसा कंपटीशन है कि कैसे पकड़ा जाए, कैसे लगाया जाए, और टैरिफ के बेसिस पर हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। वो टैरिफ के साथ साथ लोकल डिमांड, इंडिया की बड़ी डिमांड, इंडिया की पॉलिसीज, लॉजिस्टिक्स, यूज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सब चीज़ें काउंट करती हैं। बिल्कुल। और एक और बात है संदीप जी जो आपने कही थी कि जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं या हम स्टार्टअप्स भी हैं वो भी बहुत तेज़ी से देख रहे हैं। किस तरह की अपॉर्चुनिटी भारतीय बिजनेस के लिए या मैं कहूँ एंटरप्रेन्योर्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में उभर रही हैं? क्योंकि जो एक्सपोर्ट है, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट की बात करें तो $100 बिलियन 2025-26 तक, जिसमें स्मार्टफोन एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। जब हम स्टार्टअप्स को लेकर बात करते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं इस सेक्टर में लेकर, तो नए क्योंकि सबसे अच्छा इकोसिस्टम स्टार्टअप्स को लेकर हमारे पास ही है, इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर, स्मार्टफोन्स को लेकर और किस तरह की संभावनाएं दिख रही हैं? ये स्मार्टफोन्स के अलावा लैपटॉप्स एक बहुत बड़ा सेक्टर है, और सबसे बड़ा सेक्टर जो उभर के आ रहा है वो है ड्रोन्स। क्योंकि ड्रोन्स सिर्फ डोमेस्टिक यूज के लिए नहीं यूज होते, सिर्फ खिलौने की तरह यूज नहीं होते। आज के दिन में ड्रोन्स जो हैं वो एग्रीकल्चर के अंदर यूज हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने खुद ने स्कीम चालू करी थी, और ये ड्रोन दीदी के नाम से उसके अंदर लेडीज को सिखाया जाता है, और वो एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर ड्रोन्स के यूजेज को बढ़ावा देते हैं। ऐसे ही जो ड्रोन्स की यूजेज है वो एक बिल्कुल उबिक्वस हो जाएगी थोड़े दिनों में, हर चीज में यूज होगा। आपको कोई सामान भी मंगवाना है तो वो डिलीवरी ड्रोन से होनी शुरू हो सकती है। और इसके लिए जो ये सेक्टर है, ये स्मार्टफोन जितना बड़ा ही सेक्टर बनने वाला है, और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान इसके अंदर अगेन टॉप कंट्रीज के अंदर होना चाहिए। हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं ड्रोन के अंदर काफी काम कर रहे हैं। ड्रोन्स डिफेंस के अंदर भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि हमने भी देखा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम कि इंडिया ने भी ड्रोन्स के थ्रू अटैक किए, हमारे ऊपर भी काफी सारे हुए। ड्रोन्स का मेन फायदा इसलिए मिलता है कि वो सस्ते रहते हैं और वो बल्क में आप यूज कर सकते हैं। तो आज मेरे को अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज करना है तो मैं फार्मिंग में इवन सीड्स लगाने के लिए पहाड़ों के ऊपर मेरे को अगर वृक्षारोपण करना है तो मेरे को वो भी मैं ड्रोन्स को यूज करके कर सकता हूं। आज मेरे को दवाई छिड़कनी है बड़े एरिया के ऊपर और कम क्वांटिटी में इवनली छिड़कनी है तो भी ड्रोन्स का यूज होता है। ड्रोन्स का यूज डिलीवरी में भी हो रहा है और ड्रोन्स का यूज आपको अगर संसद भवन से एयरपोर्ट आना है तो वो भी थोड़े दिनों में यूज होने लगेगा। तो ड्रोन्स ट्रैवलिंग में भी यूज होंगे। मुझे लगता है कि जैसे अब रोड्स जमीन पे बनी हुई हैं, बहुत जल्दी ड्रोन्स के आने से हमारे को एयर पाथ्स भी डिफाइन करने पड़ेंगे, उनकी भी लॉजिस्टिक्स बनानी पड़ेंगी, उनकी भी शायद रेड लाइट और ग्रीन लाइट बनानी पड़े और ऑरेंज लाइट बनानी पड़े। बट इनकी बहुत बड़ी डिमांड आने वाली, और इस डिमांड के लिए हमको अपनी कमर कसनी है और हमारी इंडस्ट्री को अपनी इसकी जो इवन पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग है, इसकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, इसकी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट है, इसके ऊपर काम करना है। काफी कुछ हो रहा है मगर काफी कुछ और होना बाकी है। बिल्कुल। एनके गोयल जी, जब हम बात कर रहे हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी या 2047 तक विकसित भारत की, और जल्द ही हम जो दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के पायदान जिस तरह से ऊपर चढ़ रहे हैं, ये माना जाता है कि 4 से 5% तक हिस्सेदारी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की कहीं ना कहीं भारत की जीडीपी में रहेगी। किस तरह से आपको लग रहा है कि ये सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए एक बड़ा पिलर बन सकता है, और क्या इसमें कुछ चैलेंजेस हैं अभी?
देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स एक बड़ा शब्द है जिसमें टेलीकॉम, आईटी, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स सब आ जाते हैं। और आज की तारीख में हमारी सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स पर काफ़ी जोर दे रही हैं। जो हमने चिप के बारे में आपने बताया, हमारा चिप आना पूरे संसार के लिए एक ज़बरदस्त स्कोप होगा इंडिया में आने के लिए। हमारे पास टेक्निकल मैन पावर्स हैं, हम वर्ल्ड की बड़ी इकनॉमी हैं, बहुत डिमांड है। तो 5% जीडीपी कंट्रीब्यूशन कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, ये हम अचीव करेंगे, होगा। ठीक है। और एक तरह से क्या आपको लग रहा है, जिस तरह से मैं चैलेंजेस की बात कर रही हूँ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारा, जब इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करें तो स्मार्टफोन्स एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी ले रहे हैं एक्सपोर्ट को लेकर, तो क्या ये भी डिपेंडेंसी ठीक है या इसके लिए भी कुछ चैलेंजेस आगे हमें फेस करने पड़ सकते हैं? एक्चुअली में स्मार्टफोन की बात इसलिए ज़्यादा होती है कि वो दिखाई पड़ता है, लेकिन हम आपको बता दें कि हमारा देश टेलीकॉम में भी लीडर है। हमारे यहाँ 4G बनता है, वर्ल्ड में हम 3rd कंट्री हैं। हमारे यहाँ 5G बनता है, हम 3rd कंट्री हैं। हमारा ऑप्टिकल फाइबर केबल है, ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजीज है, हमारे वाईफाई हैं, हमारे रूटर्स हैं, हमारे एक्सचेंज हैं, हम उस सब में भी आगे हैं। लेकिन उसकी चर्चाएं कम होती हैं, इस पे ज़्यादा चला जाता है। हम ओवरऑल टेलीकॉम इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे। हाँ, इसी को लेकर मैं संदीप जी आपका नज़रिया भी समझना चाहूँगी कि जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट है वो हेविली डिपेंडेंट है स्मार्टफोन्स पे फ़िलहाल, तो क्या लग रहा है कि थोड़ा सा अगर मार्केट फ्लक्चुएशन होता है या किसी तरह के और चैलेंजेस होते हैं तो ये डिपेंडेंसी कम हो, थोड़ा सा बैलेंस लाया जाए, इसे लेकर क्या कुछ किए जाने की ज़रूरत है? क्या इसे आप एक चैलेंज के तौर पर भी देख रहे हैं? देखिए, आपका जो सीधा इशारा है वो है कस्टम ड्यूटी के हेरफेर में क्या हो सकता है। इंडियन यूएस ट्रेड रिलेशंस के अंदर जो कस्टम ड्यूटी का इम्पैक्ट इंडिया पे भी आ सकता है, वो एक बहुत बड़ी चैलेंज है, सबके लिए चैलेंज है। मगर पीयूष गोयल जी इसके अंदर मेरे ख्याल से पूरी कमर कस के लगे हुए हैं और हमें पता है और पूरी इंडस्ट्री ये मान रही है कि जिस मेहनत से वो काम कर रहे हैं ट्रेड नेगोशिएशंस के अंदर, और हमारी तरफ से कॉमर्स मिनिस्ट्री से भी राजेश जी जो कर रहे हैं काम, वो मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैनेज हो जाएगा। और जहां तक बात है कि हमारे को अपने एरियाज को एक्सपेंड करना है, तो जैसे अभी गोयल साहब ने भी बताया कि 4G 5G भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की, जो जित कम रही है क्योंकि उसकी एक्सपेंशन होने में थोड़ा सा समय ज्यादा लग रहा है। मोबाइल फोन्स फॉरेन की बड़ी कंपनीज आई, उन्होंने यहाँ पे अपनी टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट सब कुछ लेके आए और इमीडिएटली मैन्युफैक्चरिंग शुरू करके एक्सपोर्ट शुरू कर, उसकी वजह से। मगर हमें समझना पड़ेगा कि हमारे को उससे आगे बढ़ना है। जो आपका बात का कहने का मतलब था कि भाई हम डिफरेंट क्या करें, अब हमारे को डिफरेंट ये करना है कि हमको सिर्फ फॉरेन टेक्नोलॉजी और फॉरेन बायर्स जो खुद यहाँ पे आके बनाएंगे और अपने आप ले जाएंगे, अपने सामान बेचेंगे, उन पे ही डिपेंड नहीं होना। हमारे को इंडियन डिजाइन डेवलप टेक्नोलॉजी IDDM, जो गोयल साहब भी और हम भी हर वक्त इस बारे में IDDM के बारे में बोलते आए हैं, PLI के बारे में बोलते आए हैं, और सरकार हमारी सुनती आई है और मानती आई है। ये जो टेक्नोलॉजी आई थी, इसके लिए हमारे सेक्टर्स ने, PhD चैम्बर ने, टेमा ने, TPC ने, सब ने काफी मेहनत करी, सरकार को इस बारे में बताया कि अगर आप ये चीज लेके आएंगे PLI, तो उससे मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, जो कि मिला हमारे को। और जहां तक इसको हमारे को बढ़ाने की बात है कि हम किस तरीके से अपने फुटप्रिंट को बढ़ा सकते हैं जिससे किसी एक सेक्टर से फर्क ना पड़े, तो जैसे टीवी है, आज अगर टीवी 100% इंडिया में बनते हैं और वॉशिंग मशीन्स हैं, हमें लग नहीं रहा, बट वो भी तो आज की डेट में सब इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, उनमें मैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं, बट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी चीज कार्स है। एक कार के अंदर आज की डेट में
शायद 10% तक तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ही लगते हैं। तो इवन मोबाइल फोन में भी 100% तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट नहीं होते ना, ग्लास होता है, प्लास्टिक होता है, बाकी चीजें होती हैं। तो सब जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो मोबाइल फोन्स के अलावा टीवी के अंदर, ड्रोन्स के अंदर, हमारे 4G 5G के अंदर, हमारे रेडियोज जो टावर्स पे लगते हैं उनके अंदर, इन सब में यूज हो रहा है। तो इसकी एक बहुत बड़ी वाइड मार्केट है। इतना नहीं है कि सिर्फ स्मार्टफोन के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, अभी हो सकता है 2 साल तक उसका बोलबाला ज्यादा रहेगा, बट जैसे ही ये कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर बढ़ जाएगी, ऐसे ही टीवी इंडिया के अंदर और टीवी जो बन रहे हैं उनकी वैल्यू एडिशन इंडिया के अंदर काफी बढ़ जाएगी। बिल्कुल। ऐसे ही ड्रोन्स की बढ़ जाएगी, ऐसे ही आपके ये कार्स जो बन रही हैं उनके जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं वो पूरे इंडिया के अंदर, इंडिया मेड होंगे। आज के हमारे जो बैटरीज हैं ईवी व्हीकल्स की, वो ऑलमोस्ट इंडिया में बननी शुरू हो गई है। और मुझे लगता है अगले 2 साल में इंडिया एटलीस्ट बैटरी का इंपोर्ट नहीं करेगा, कंपोनेंट्स का इंपोर्ट तो करेगा भी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी। समय इसी के साथ यहीं पूरा हो रहा है मुद्दा आपका का। संदीप अग्रवाल जी आपका, इनके गोयल जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जाहिर है ये एक बड़ी उपलब्धि है और टेक्नोलॉजी कंपनियां न केवल भारत में इसके ज़रिए रोज़गार के अवसर पैदा कर रही हैं, बल्कि जो टेक्निकल स्किल है या फिर कहे कि एक्सपोर्ट की जो क्षमताएं हैं उनमें लगातार सुधार हो रहा है। विदेशी निवेश बढ़ने के साथ भारत आयात पर निर्भर रहने के बजाय अब वैश्विक विनिर्माण का केंद्र बन रहा है। ये उसका बहुत बड़ा उदाहरण है और ये बदलाव भारत को आत्मनिर्भर बनाने की राह आसान कर रहा है। साथ ही वैश्विक तकनीकी उद्योग में भारत की स्थिति दिन पर दिन मजबूत हो रही है। इसी के साथ मुद्दा आपका में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार।